मेरा संकल्प था कि मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाया जाए। वही मेरी लगन है, वही मुझे शक्ति और बल देता है। कहने को ये उपचुनाव है, लेकिन एमपी की सियासत की ये सबसे अहम लड़ाई है। कमलनाथ इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से वन मैन आर्मी की तरह नजर आते हैं। तिहत्तर साल का ये सियासी योद्धा शायद अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। हर रोज उन पर नए सियासी वार हो रहे हैं, लेकिन वो हर वार को अकेले झेलते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में डटे हुए हैं। एक के बाद दूसरी रैली, हर बार पर पलटवार। आखिर वो क्या है जो कमलनाथ को इस जंग में पूरे दमखम के साथ टिकाए हुए है? बंसल न्यूज की टीम यही समझने के लिए कमलनाथ के साथ एक चुनावी सफर पर है। मेरे पीछे ये जो आप प्लेन की गड़गड़ाहट सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक गड़गड़ाहट बाई इलेक्शन की भी शुरू हो गई है और अब ये चुनाव बहुत ही निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। और आज हम भी भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी के साथ ये सफर शुरू कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में उनकी 2 सभाएं हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ रहिए आज दिन भर और देखते हैं, कमलनाथ जी से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी के हम लोगों का केंद्र बिंदु हैं कमलनाथ। उनसे बात करके समझेंगे बहुत सारी चीज़ों को और ग्वालियर चंबल का मिजाज भी भांपने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर कमलनाथ जी के साथ। सियासत का कमलनाथ का अपना स्टाइल है। कॉरपोरेट शैली में काम करने वाले कमलनाथ अपने समय प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। एरोप्लेन में बिना समय गवाए कमलनाथ चुनाव की रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। कागजों में उनके पास पूरा लेखा जोखा है। हर विधानसभा सीट का हर आंकड़ा उनकी फाइल में है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। कमलनाथ के दिमाग में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आखिर उन पर तीखे हमले क्यों बोले जा रहे हैं। मुझे खतरा महसूस कर रही होगी भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए तो वो जनता का ध्यान मोड़ना चाहती है। मुझ पर व्यक्तिगत निजी आक्रमण करके, अटैक करके। उनके पास अपने 15 साल का हिसाब देने के लिए नहीं है। जब था 2018 में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने इनको घर बिठाया, शिवराज सिंह जी को विदा किया। अब कौन सी चीज़ बदली है? 15 महीनों में कौन सी बात बदल गई जो जनता जिसने फैसला किया था उस फैसले को बदले? 7 महीने उनके हुए हैं, 7 महीने का भी वो हिसाब नहीं दे पा रही कि 7 महीने का हिसाब तो सौदेबाजी का हिसाब है। किसान और परेशान घूम रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोविड की पूरी अव्यवस्था, कोविड का जो शिवराज सिंह जी मजाक उड़ा रहे थे कि कोरोना नहीं डरोना है, ये कमलनाथ का है, इन्होंने कोई प्रबंध टेस्टिंग का नहीं किया, अस्पतालों का नहीं किया। जनता ने ये सब देख लिया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 2018 की तुलना में जनता इस दफ़ा और ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देगी। ये आपका दावा है। आपके जिस बयान को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर रही और हालांकि आपने खेद जताया उस पर, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बात रही कि आपने माफ़ी नहीं मांगी है। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? मैं इसे बड़ी साधारण देखता हूँ। बोलते बोलते सब कोई बोल जाता है। आइटम लोकसभा में शुरू होता है, आइटम नंबर 1 प्रधानमंत्री, तो उसमें कोई खराबी होती है? मेरे ध्यान में इस प्रकार की चीज़ थी, किसी का अपमान करने की नहीं थी। और मैंने कहा कि अगर कोई अपमानित महसूस कर रहा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, पर मैंने उस दृष्टि से नहीं कहा था कि कोई अपमानित हुए। ग्वालियर में हवाई जहाज छोड़कर आगे का सफर हेलीकॉप्टर से शुरू होता है। आज पहली रैली भिंड जिले के मेहगांव में है। इस कोरोना काल में भी ये जनसैलाब कहीं न कहीं उत्साह बढ़ाने वाला है।
लिहाजा रैली में कमलनाथ शिवराज सरकार पर तीखे हमले बोलते हैं। चंबल में शहीद स्मारक बनाने की घोषणा भी करते हैं। चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, ये कैसा उत्सव? सौदेबाजी का उत्सव हो, ये बिकाऊ उत्सव हो, ये बोली बोलने का उत्सव हो, ये कैसा चुनाव, कैसा ये उपचुनाव है, मैं पूछना चाहता हूं। और आप सबने तो ये बात पहचान ली, अच्छी तरह पहचान ली। खास करके मैं चंबल में ये कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि चंबल के खून में का खून गर्म है, लड़ सकता है पर बिक नहीं सकता। और मैं तो आपको वचन देना चाहता हूं, आप सबसे को वचन देना चाहता हूं, घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चंबल घाटी के शहीदों की याद में मेगांव में शहीद स्मारक बनाएंगे। इस चुनाव में किसान एक बड़ा मुद्दा है। कर्ज माफी को लेकर दोनों तरफ से सियासी बहस गर्म है। मेहगांव में कमलनाथ नया कृषि कानून लाने की और एमएसपी से कम पर खरीदी को अपराध बनाने की बड़ी घोषणा करते हैं और इसकी जरूरत को वो वंसल न्यूज से बातचीत में विस्तार से समझाते हैं। इसमें इतिहास में जाने की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी जी ने समर्थन मूल्य जब राष्ट्रीयकरण किया था इस व्यापार का, उस समय फूड कॉरपोरेशन बना था कि समर्थन मूल्य मिला जाएगा। सालों बीतने के बाद किसानों को अभी भी समर्थन मूल्य नहीं मिलता कि वो समर्थन मूल्य में सरकार खरीदती नहीं है। केंद्र सरकार को जो खरीदना चाहिए वो खरीदती नहीं है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं होता खरीदने के लिए और लगभग 10-15% प्रतिशत लोग समर्थन मूल्य में खरीदते हैं। लोगों को मजबूरी से व्यापारियों को सस्ते दाम में बेचना पड़ता है। तो ये आवश्यक है कि किसानों को समर्थन मूल्य मिले। कि समर्थन मूल्य का लक्ष्य ये था, ये लक्ष्य नहीं था कि आप चुनकर समर्थन मूल्य देंगे, जो बेचने आएगा आप उसे समर्थन मूल्य देंगे। तो समर्थन मूल्य देना आवश्यक है। तो मैंने ये कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी हम कानून बनाएंगे कि कोई समर्थन मूल्य से कम खरीद नहीं सकता। अगर कोई खरीदेगा अपराध होगा और उसको सजा होगी। ये बात हमें समझनी है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे बड़ा कदम नहीं था, खदानों का राष्ट्रीयकरण सबसे बड़ा कदम नहीं था। ये राजा महाराजाओं का जो वो था उनकी प्रिवी पर्स का वो सबसे बड़ा कदम था कि फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये सबसे बड़ा कदम था पूरे देश। पिछले 40 सालों से मध्य प्रदेश की सियासत में रचे बसे कमलनाथ चंबल की नब्ज से भी वाकिफ है। लिहाजा वो उपचुनाव को चंबल के मान सम्मान से जोड़ते हैं। कौन सा गुना मैंने किया था कि मैंने पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की बात करी थी? कौन सा गुना मैंने किया था? कौन सी गलती मैंने करी थी? हाँ, मैं बता दूं कौन सी गलती करी। एक गलती मैंने करी, मैंने सौदेबाजी नहीं करी। ये सौदेबाजी नहीं करी, मैंने सौदेबाजी नहीं करी क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का नाम कलंकित नहीं होने देना चाहता था। मैंने सौदेबाजी की नहीं करी। मैंने कहा चली जाए सरकार, पर मैं सौदेबाजी नहीं करने वाला। ये बोली बोलने वालों ये बात मैं मानने वाला नहीं हूँ। मुझे तो मध्य प्रदेश में की पहचान किससे भी बना है। मध्य प्रदेश की पहचान विश्वास की पहचान होनी चाहिए। अब तक के उपचुनाव के प्रचार अभियान में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ही मैदान में अकेले नजर आते हैं। मेरा संकल्प था कि मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाया जाए, मध्य प्रदेश के विकास का, और वही मेरी लगन है, वही मुझे शक्ति और बल देता है कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। हाँ, सब लोग मेरे साथ जुटे हैं, सब जुटे हैं मेरे साथ, सबकी मेहनत है
पिछले 6-7 महीनों में ये बात साफ थी कि हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। तो हमें इस संगठन में किस प्रकार का परिवर्तन, किस प्रकार की मजबूती लानी है, इस पर मेरा पूरा ध्यान रहा। और आज जमीन में ये दिख रहा है, एक उत्साह है, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन है। अगर चलिए मेरा एक काल्पनिक सवाल है, इमरती देवी जी से आपकी मुलाकात होती है कभी ग्वालियर चंबल में, तो आप क्या कहेंगे उनसे? मैं सबसे पहले तो उन्हें कहूँगा सौदा नहीं करना था, सिद्धांतों पर खड़े हो जाना था, और अंत में पब्लिक फैसला करती है। तो जहाँ तक आइटम की बात है, मैं साफ कहूँगा कि मेरा आइटम कहना कोई अपमानित करने का नहीं था, कोई उनको नीचा दिखाने का नहीं था, पर अगर उनको ऐसी बात फील हुई, पर ये राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसका अपमान से कोई मतलब नहीं है। ये टोटल केवल राजनीति है, ताकि जो मुद्दा है चुनाव का वो सौदेबाजी से डाइवर्ट हो जाए, ये बीजेपी के कार्यकाल से डाइवर्ट हो जाए और महिलाओं पर चला जाए। हमेशा बीजेपी की रणनीति रही है, ये अब से नहीं, हमेशा बीजेपी की राजनीति लाई। आप अगर सन 50 में भी जाएं, 1950 में ये पूजा जल, गंगा जल लिए घूमते थे, जनता का ध्यान मोड़ने, हिंदू मुसलमान में विवाद कराने। तब इन्होंने मंदिर का इशू उठा लिया। पिछले लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान आ गया, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। मोदी जी ने 2 करोड़ नौजवानों की हर साल रोजगार की बात नहीं करी। अब नहीं बात करेंगे जो 20 लाख करोड़ देना चाहते थे, कहते थे मैं 20 लाख करोड़, मार्च में जो कहा था 20 लाख करोड़, मैं तो जानता नहीं कितने सिफर होते हैं 20 लाख करोड़ में। तो इससे कैसे ध्यान मोड़ा जाए, ये माहिर हैं कि ध्यान मोड़ दो, पूरा विषय ही कुछ और बना लो। सियासत और धार्मिक आस्था के सवाल पर कमलनाथ साफ कहते हैं कि उनकी धार्मिक आस्था का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। छिंदवाड़ा के सिमरिया में हनुमान मंदिर इसी बात का प्रतीक है। इसमें मेरी राजनीति नहीं है, ये मेरी भावनाओं का विषय है। अगर मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, मैं चाहता था अपने क्षेत्र में एक ऐसा, मेरे ज़िले में एक ऐसा मंदिर बने जो पूरे मध्य प्रदेश के लोग उसे देखने आए, उस मंदिर में आए। गौशाला का मेरा विश्वास था, तो गौशाला जितने मध्य प्रदेश में बनी मेरे कार्यकाल में, पूरे देश भर में नहीं बनी। और अगर गौशाला बनी तो सबके सामने है, और गौशाला का काम चल रहा है, शुरू हुआ, सबके सामने है। मुझे लोगों को समझाने की कोई बात नहीं है। आपके बारे में ये भी एक परसेप्शन है कि आप एक बड़ी अलग किस्म की राजनीति करते हैं, जो आपने शायद आपके संस्कारों में रही है दिल्ली से, और प्रदेश की राजनीति में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर आप अपने को कंफर्टेबल नहीं फील करते कि मैं ये नहीं करूँगा। क्या आप महसूस करते हैं ये दुविधा आपको नहीं, शायद आपके फॉलोअर्स में है पार्टी में? देखिए, सबका राजनीतिक स्टाइल अलग होता है। मैं मुद्दों की राजनीति, मैं भविष्य की राजनीति, अपना प्रदेश कैसा हो उस पर देता हूँ। मैं लोगों को गुमराह करने की राजनीति में नहीं रहता। अभी कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो, कुछ भी घोषणाएं कर लो, इसलिए मैं घोषणाएं नहीं करता था मुख्यमंत्री हो कभी। मैं नहीं चाहता था कि ये मीडिया की राजनीति होए। मैंने तो कहा था कि कोई बैनर नहीं लगेंगे, कोई विज्ञापन नहीं आएंगे। तब सब लोगों ने कहा नहीं, ये तो आने चाहिए। तो मैं सोचता हूँ जो भी मैं करूँ इसमें प्रदेश का क्या हित है। ये बताइए कि ये आखिरी वीक है अब वोटिंग के पहले, क्या रणनीति कांग्रेस की है और बीजेपी अपने प्रतिद्वंदी राइवल पर भी आपकी पूरी निगाह है? अब पहले मैं आपकी रणनीति जानना चाहूँगा, और बीजेपी क्या कर सकती है, क्या इस पर भी आपकी निगाह है? हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। हमारी सरकार वोट से बनी थी। जिस प्रकार इन्होंने संविधान से खिलवाड़ किया, हमारे प्रजातंत्र को धन तंत्र बना दिया, ये बात हम पहुंचा रहे हैं। हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर कोई सांसद का निधन हो जाए, कोई विधायक का निधन हो जाए, तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं प्रावधान रखा था
कि बिकाऊ राजनीति हो जाएगी, सौदे की राजनीति हो जाएगी। इसका तो प्रावधान नहीं, तो उपचुनाव तो है। तो लोगों का ये उपचुनाव का अर्थ हमें समझाना है। ये क्यों है उपचुनाव? हर चुनाव प्रजातंत्र का एक उत्सव होता है, पर ये किस चीज़ का उत्सव हम मनाएंगे? सौदेबाजी का। हम किस चीज़ का उत्सव मनाएंगे? बिकाऊ का। तो ये हम बात पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि, समझ गई है कि आम मतदाता ये बिकाऊ राजनीति नहीं चाहता, ये गद्दारी की राजनीति नहीं चाहता। क्या राहुल जी से, प्रियंका जी से आप आने के लिए कहेंगे मध्य प्रदेश? राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी कभी उपचुनाव में नहीं जाते कि कहीं, तो इसलिए उनका यहाँ आने की बात ही नहीं हुई। आपके छोटे भाई और आपके अभिन्न साथी दिग्विजय सिंह जी को क्या हम देखेंगे प्रचार में? हाँ, वो देखेंगे। वो अपनी जिम्मेदारी, वो भी बड़े व्यस्त हैं। पूरे हमने आपस में सब काम बांट लिए और वो अपना काम कर रहे हैं। वो सबसे चर्चा करना, जहाँ समस्याएं आ रही हैं उस समस्या का हल करना। मैं दिन भर दौरे में रहता हूँ, वो बैठ के ये करते हैं। वो इलेक्शन कमीशन संभालते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने आपस में काम बांट लिया है। दिग्विजय सिंह जी होए, राहुल सिंह होए, अरुण यादव होए, सब सारे लोग सारे साथ में। और एक इसमें यहाँ मुझे तो बड़ी खुशी और मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस में सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लोगों में बड़ी उत्सुकता है। आपने 15 साल का सूखा कांग्रेस के लिए तोड़ा मध्य प्रदेश में, और अब लोग ये भी जानना चाहते हैं, आपने जिस तरह वन मैन आर्मी की तरह ये लड़ाई लड़ी, 2023 तक का शुभकामनाएं आपको इस बाई इलेक्शन के लिए। बीजेपी को भी शुभकामनाएं हैं। क्या 2023 तक मध्य प्रदेश में हम आपकी भूमिका बहुत ताकत से देखेंगे और आगे भी देखेंगे उसके, क्योंकि मध्य प्रदेश आपका अपना है और अब इस मध्य प्रदेश में एक एनर्जी भी भरी है आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं? मेरा प्रयास रहा इन 15 महीनों में कि मैं मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाऊं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती, मिलावट से नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश की तुलना हम छोटे राज्यों से ना करें, हम बाकी पिछड़े राज्यों से ना करें। मध्य प्रदेश की तुलना हम महाराष्ट्र से करें, कर्नाटक से करें। ये मेरा प्रयास था, एक नई पहचान बनाएं। मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास हो। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है। जिसको पंजाब से अपना सामान तमिलनाडु में बेचना है, हाँ, उसके लिए तो उचित है कि वो मध्य प्रदेश में इसका प्रोडक्शन करे। तो मैं भविष्य में इसी की उम्मीद करूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता मुझे मौका देगी मध्य प्रदेश की सेवा करने की। कमलनाथ के साथ हमारा ये चुनावी सफर अब अंतिम पड़ाव में है। आसमान से चंबल के नज़ारे बताते हैं कि इस बार यहाँ सबसे बड़ी सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है और कमलनाथ इस जंग में वो योद्धा हैं जिन पर सबसे ज्यादा वार हो रहे हैं। इस जंग के नतीजे जो भी हों, लेकिन कमलनाथ इस लड़ाई को जिस तरह से लड़ रहे हैं वो चंबल का इतिहास जरूर याद रखेगा। तो चलिए हम वापस ग्वालियर आ गए हैं और जो सफ़र हमने शुरू किया कमलनाथ जी के साथ भोपाल से ग्वालियर और उसके बाद भिंड में एक सभा और एक मुरैना में सभा, और हमने देखा कि कमलनाथ जी का अंदाज जो है, एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण हमने नोट की, वो नोट ये की कि अंबेडकर जी का जो संविधान निर्माता है उनका नाम कांग्रेस हर जगह लेती है और उसके साथ ये भी जोड़ती है कि संविधान के साथ छल किया है। देखना होगा कि पहले 3 नवंबर और उसके बाद 10 नवंबर को जो नतीजे आएंगे वो इस मेहनत का, कांग्रेस के इस नेता की मेहनत का जो वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहा है, क्या फल देते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, ग्वालियर एयरपोर्ट।